अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार हुसैन है और आज हम पढ़ेंगे अबाउट बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होता है? यानी कि अगर आज के दौर में कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आए, यानी कि कोई वायरस डिस्कवर्ड हो जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो ह्यूमंस के लिए नुकसानदेह है, तो उसकी जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसके लिए हमें बायोलॉजिकल मेथड्स पढ़ना पड़ता है। तो चलें देखते हैं हम क्या हैं ये। तो ये है बायोलॉजिकल मेथड्स। पेज नंबर 9 पे अवेलेबल है सिंध बोर्ड की बुक पर, क्लास 11। ठीक है। अब ये जो एक पूरा पैराग्राफ है या फिर ये पूरा पेज है, अब इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं ताकि हमें बात अच्छे तरीके से समझ आए। इस पेज को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको बात सही से समझ आ जाए। तो खैर, बायोलॉजिकल मेथड्स को पढ़ने के लिए हमें इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि मसला क्या है। पहले नंबर पर आता है ऑब्जर्वेशन। यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि भाई जब कोरोना आया था तो उस टाइम हुआ ये कि सबसे पहले जाहिर सी बात है किसी पहले ही ह्यूमन के अंदर पाया गया होगा। अब वो डॉक्टर के पास गया होगा, डॉक्टर को बताया होगा कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो डॉक्टर ने उसे चेक किया, डॉक्टर ने बोला कि अच्छा भाई देख लेते हैं तुम्हें क्या मसला है। तो उसने एक नई चीज़ देखी कि भाई मतलब एक नया ही वायरस दिखा और उसने बोला कि भाई ये तो तुम्हें मतलब मैं हाथ हटा रहा हूँ और तुम्हें जो है साइंटिस्ट ही देखेंगे। अब बात चलेगी साइंटिस्ट के पास। ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई उन्होंने ऑब्जर्वेशन की कि भाई अब जाहिर सी बात है एक नया जब वायरस डिस्कवर्ड हुआ है तो वो फैलता कैसे है, उसके बाद उसके अंदर मतलब उसको रोकने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए हमें क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि कोरोना में था कि भाई दूर रहो सबसे और हाथ नहीं मिलाओ, साथ नहीं बैठो, वगैरह वगैरह, ऐसे ये बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट जो है वो है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में क्या होता है कि भाई जैसे कोरोना वायरस है, अब उसके बारे में साइंटिस्ट जो हैं वो पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ये जो वायरस है ये पुराना है या फिर नया है, या फिर अभी अभी नया आया है या फिर पुराना है, या फिर कोई ऐसा साइंटिस्ट है जिसने इसके बारे में स्टडी की है, या फिर इस वायरस की फैमिली से कोई बिलोंग करते हुए और भी दूसरे वायरस हैं जो पुराने दौर में रह कर गए हैं, ताकि जो साइंटिस्ट हैं वो ख्वारी से बच जाएं। डेटा कलेक्शन हो जाए कि भाई ये असल में आया था और इसकी रीज़न्स ये थी ताकि उन्हें परेशानी ना हो आगे पढ़ने के लिए। यानी कि डेटा कलेक्ट करना किसी भी चीज़ का कि पुराना है, नया है, या फिर अभी आया, या फिर इसकी फैमिली के और भी मेंबर होकर गए, डेटा कलेक्शन करना। इससे नीचे है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव स्टेटमेंट, यानी कि आरजी स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, अब जैसे कि कोई भी वायरस था, अब जैसे कि ये कोरोना वायरस था, तो बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे थे कि भाई ये जो है ये बैट के खाने से यानी चमगादड़ के खाने से फैला है। तो 3-4 जनों में जब बात आई, या फिर 2-3 ऐसे पेशेंट्स गए साइंटिस्ट के पास और उन्होंने जब उन्हें चेक किया तो उनमें एक ही टाइप का वायरस पाया गया जिसको कोरोना वायरस का। और जब रीज़न पूछी गई तो उन्होंने बताया कि हमने जो है चमगादड़ खाई थी या फिर फलां कोई भी दूसरा एनिमल खाया था जिसकी वजह से हमसे हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हमने कोई गंदा पानी पी लिया था, कोई भी मिसाल। ठीक है। तो उसका जो आसानी से जो वो लोग कह देते हैं अपने ज़बान में स्टेटमेंट दे देते हैं, जो आर्जी स्टेटमेंट होता है, पक्की बात नहीं होती लेकिन ये स्टेटमेंट होता है साइंटिस्ट का, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। यानी कि एक आर्जी स्टेटमेंट दे देना, आर्जी बात बता देना कि भाई ये जो है हमने 3-4 जनों में हमने जब मालूम किया और वायरस एक ही टाइप का मिला, और जब उसको हमने स्टडी किया कि भाई ये फैला कैसे, तुमने क्या किया था, तो उन्होंने जो रीज़न बताया सब में एक टाइप का पाया गया। तो उन्होंने जो बता दिया भाई स्टेटमेंट दिया उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। यहाँ तक तो बात ख़त्म हुई कि भाई उन्होंने अपने तरीके से ऑब्जर्वेशन कर ली, डेटा कलेक्शन कर ली, कैसे फैला, क्या हुआ, क्या खाया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आगे जाएगा। अब उससे आगे देखा जाए तो फिर रीजनिंग आ गई। रीजनिंग में दो पार्ट आते हैं, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। इसकी दो एग्जाम्पल ये हैं कि भाई जैसे कि आइसोलेटेड टू जर्नल या फिर स्पेसिफिक टू जर्नल। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। इसकी जो एक एग्जाम्पल दी गई है बुक में, पहले आपको वो पढ़ा देते हैं फिर आपको अपने तरीके से समझाते हैं। तो चलें पहले देख लेते हैं कि वो क्या है। इंडक्टिव का मतलब होता है कि भाई जैसे कि ज़ीरो से लेकर 100 तक जाना।
यानी कि एक बात मालूम पड़ी कि भाई ये चीज़ है, अब इसके बारे में जो आइडिया लगते लगते जो सही जवाब आया उसको कहते हैं जर्नल आइडिया। यानी कि एक ऐसा आइडिया जो सिर्फ एक आइडिया है कि अब हम सोच रहे हैं कि यार इसका शायद ये भी हो सकता है, इसकी वजह ये भी हो सकती है, लेकिन जब उसके बारे में स्टडी की जाए और बार बार उसके बारे में जब एक्सप्लेन हुआ जाए और उसकी जब एग्जाम्पल्स मिलें तो वो हमेशा एक ही टाइप की मिलें, उसे कहते हैं जर्नल। ठीक है। इसके अंदर जो लिखा गया है वो ये है कि भाई रॉबर्ट हुक भाई साहब जो हैं, जो सेल की डिस्कवरी की थी, जिन्होंने यहाँ पे सेल को देखा था सबसे पहली दफ़ा, तो इसमें ये लिखा गया इंडक्टिव में कि भाई सेल जो है वो देखा गया था रॉबर्ट हुक भाई साहब ने। और क्या किस में देखा था? प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के एक पार्ट के अंदर इन्होंने देखा था सेल को पहली दफ़ा, और कह दिया था कि भाई ये सेल है जिसकी वजह से प्लांट जो है ग्रो कर रहे हैं, यानी प्लांट जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्होंने ये बोल दिया। अब ये बात आगे गई तो ये बात आ गई किधर? जूलॉजिस्ट्स के पास। तो इनमें से दो ये भी थे, एक थे टी श्वान और एक थे एम जे शिल्डन। ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बोला चलो ठीक है, प्लांट्स के बारे में आपने देख लिया है, तो भाई अब हम एनिमल्स के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आगे की बात है। खैर, हुआ क्या कि भाई इन्होंने एनिमल्स के बारे में देखा तो एनिमल्स में भी सेम टाइप की चीज़ पाई गई जिसका नाम सेल ही रखा। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या सेम आई कि भाई ये दोनों जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जानदार चीज़ें हैं। तो इसकी जो थी, यानी कि ये एम जे शिल्डन थे और टी श्वान जो थे, उन्होंने प्रपोज कर दिया सेल थ्योरी को। इन्होंने कह दिया कि भाई जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो लाइफ आर मेड अप ऑफ सेल है, यानी कि जितनी भी तमाम चीज़ें हैं ज़िंदा, उनमें सेल पाए जाएंगे, मल्टीपल टाइप के पाए जाएं या फिर यूनिसेलुलर पाए जाए, लेकिन सेल के बगैर लाइफ नहीं है, इन्होंने ये कह दिया। इसको बोलते हैं इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है कि भाई जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि इन्होंने देख लिया एक जगह पे सेल, इन्होंने भी देख लिया एक जगह पे सेल, ये हो गया एक आइडिया। अब इस चीज़ के बारे में जब स्टडी करते रहे और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जब देखा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा, तो उसके अंदर जब सेल ही पाया गया तो वो था इंडक्टिव, था रीजनिंग। और जब देखते देखते जब जवाब आखिरी में आया तो उन्होंने कह दिया कि भाई अब इस सब में एक ही टाइप की चीज़ पाई जा रही है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है, और उसको कह दिया गया डिडक्टिव रीजनिंग। समझ आ गया? चलें देखें, आप उस पेज पे दोबारा चलते हैं। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव की अगर एग्जांपल मैं दूं तो वो ये है कि सोचें ज़रा कि आपने कोई बुक उठाई, एग्जांपल आपने फ़िज़िक्स की बुक उठाई और किसी भी क्लास की उठाई और आपने उसको स्टडी करने की कोशिश की। आपने क्या किया कि उसके पहले चैप्टर को पढ़ने की कोशिश की, आपको बात समझ नहीं आई, आपने सोचा चलो ठीक है जाने दो, दूसरे चैप्टर को देख लेते हैं, दूसरे को भी देख लिया, करते करते पूरी बुक को देख लिया, लेकिन आपको कोई बात समझ नहीं आई, जैसे मेरे साथ होता है। ठीक है। तो आपने बोला कि यार फ़िज़िक्स जो है वो एक बड़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपने उसके बारे में एक बात कह दी। इंडक्टिव क्या थी? आपने एक चीज़ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखने की कोशिश की और आपने जो आखिरी में जवाब दिया तो उसको कह दिया डिडक्टिव कि भाई ये तो है ही नहीं ठीक, ये तो है ही नहीं, जो कि मैं कहता हूँ फ़िज़िक्स के बारे में। तो ये होता है रीजनिंग इंडक्टिव टू डिडक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन होती है, यानी कि ये सारी बातें जब क्लियर हो जाती हैं तो फिर जब जर्नल आइडिया जब मिल जाता है, एक जब प्रॉपर एक आइडिया मिलता है तो उसके बारे में फिर एक्सपेरिमेंटेशन होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट के बारे में आखिर में एक्सपेरिमेंट के बाद आखिर में जो एक जवाब आता है उसको बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक है, कि भाई ये कहते हैं कि अब ये जो स्टेटमेंट है ये आखिरी स्टेटमेंट है और इसके बाद थ्योरी बन जाएगी वो। अब वो जब स्टेटमेंट होता है, लिखा जाता है कि भाई साइंटिस्ट कह देते हैं कि भाई कोरोना था, वो इस तरीके से आया, इस तरीके से फैला, उन्होंने अपने तरीके से एक दे दिया पूरा नॉलेजेबल जो बात उन्होंने समझी, उन्होंने अपने तरीके से स्टडी की और उसे इसको थ्योरी में बदल दिया। अब वो बन गई थ्योरी, समझ रहे हो ना? थ्योरी बन गई। अब थ्योरी में क्या होता है कि भाई थ्योरी लिख दी गई है, अब उसके बारे में दुनिया भर के साइंटिस्ट जो हैं वो स्टडी करेंगे, और तमाम जब साइंटिस्ट जब उसके बारे में स्टडी करेंगे और बार बार स्टडी करने के बाद एक ही टाइप का जवाब आए जो कंक्लूजन था, तो वो आखिर में लॉ बन जाता है, और लॉ जो होता है वो चेंज होता नहीं है। ठीक है, अब आखिरी एक पेज है वो भी दिखा देता हूँ।
ये इस पेज का आखिरी पैराग्राफ है। अब इसमें जो ये है, डिडक्टिव भी आपको पढ़ा दिया मैंने, कॉन्क्लूजन्स भी पढ़ा दिया, थ्योरी भी पढ़ा दिया, लॉ भी पढ़ा दिया। आखिरी ये है कि भाई देखो, इसका जो होता है इफ़ और देन स्टेटमेंट होता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। समझ रहे हो? इफ़ और देन का मतलब होता है कि अगर तो ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, अगर तो वैसा है तो वैसा होना चाहिए, स्टेटमेंट होती है। ठीक है, लेकिन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, यानी जो रिज़ल्ट आता है उसके बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और यार अगर आवाज़ की कोई इशू आ रही है तो फिर सॉरी, इंशाल्लाह मैं नया माइक ले लूँगा तो फिर उसका प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लेकिन यार थोड़ा समझ रहे हो ना? ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। खुदा हाफिज़।